नमस्कार, स्वागत है आपका एन भारत में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पीलीभीत की तहसील बिसलपुर इलाके के बिलसंडा कस्बे में बीजेपी प्रत्याशी जितिन प्रसाद का रोड शो निकाला गया, जिसमें संदीप सिंह, शिक्षा मंत्री संजय सिंह, गंगवार गन्ना राज्य मंत्री, बीजेपी विधायक विवेक वर्मा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं सहित भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। वहीं लोगों ने जगह जगह फूलों की वर्षा कर उन्हें माला पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं भारी संख्या में गाड़ियों का काफिला भी दिखाई दिया। इस रोड शो के दौरान शिक्षा मंत्री ने बीजेपी प्रत्याशी जितिन प्रसाद के पक्ष में लोगों से मतदान करने को कहा। आंवला लोकसभा सीट से सपा कांग्रेस उम्मीदवार नीरज मौर्य ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने के बाद बीजेपी पर जमकर हमला बोला। पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बीजेपी के शासनकाल में किसान सबसे ज्यादा दुखी है। किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं। किसान की आय दोगुनी करने की बात प्रधानमंत्री ने कही थी, जो सिर्फ जुमलेबाजी साबित हुई है। बीजेपी वाले गौ रक्षक बनकर अपने आप को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। आज गाय सबसे ज्यादा मर रही है, घायल है, उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है। नीरज मौर्य ने आगे कहा कि मतदाता बेवकूफ नहीं है। हिंदू मुस्लिम की खाई पैदा करके राज्य करने वाली बीजेपी सरकार को जल्द जनता उखाड़ फेंकेगी। हम आंवला लोकसभा क्षेत्र में गांव-गांव जा रहे हैं, जनता के बीच अपनी पार्टी की नीतियों को बता रहे हैं और जल्द हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चुनाव क्षेत्र में आकर जनसभा करेंगे। गाय माता कटी हुई है, छिली हुई है, और जो भाजपा के लोग ये दावा करते थे कि हम गौ माता की रक्षा करेंगे, आज गौ माता तो तड़प तड़प के मर रही है। कीड़े पड़ रहे हैं, कोई उठाने वाला नहीं उसको। ये सबसे बड़ा स्थानीय मुद्दा है। इसके अलावा सड़कों का बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि चलना मुश्किल है, और हमारे नौजवानों के लिए कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है। महंगाई से लोग त्रस्त हैं, और आज आंवला पूर्णतया ग्रामीण क्षेत्र की लोकसभा है। गांव में 50% से ज़्यादा लोग कुपोषण का शिकार हैं। कुपोषण का 50% से ज़्यादा। बरेली लोकसभा सीट से सपा के प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन ने नामांकन कराया है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछली बार बीजेपी ने पुलवामा को लेकर इलेक्शन लड़ा और जीतने के बाद बेरोजगारी कहां तक पहुंचा दी, ये सभी जानते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जब मनमोहन की यूपीए की सरकार थी, उसके बाद से अब तक पूरा देश अरबों रुपए के अतिरिक्त कर्ज में डूब गया है। इसके अलावा हमारी जीडीपी की शकल आय का एक बड़ा हिस्सा कर्ज के ब्याज में जा रहा है। देश की आधे से ज्यादा आमदनी कर्ज में जा रही है, मूलधन वापस नहीं हो रहा। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें जानकारी मिली कि बरेली से बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में कुछ गड़बड़ी है। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर जो आपराधिक मामले लंबित हैं, शायद उनको छुपाया गया है। वे प्रशासन से मांग करेंगे कि पूरी तरीके से उनके नामांकन को चेक किया जाए। सपा प्रत्याशी ने कहा कि वो जाति के हिसाब से राजनीति नहीं करते हैं, वे सभी धर्म को साथ लेकर चलते हैं, सभी जातियों को साथ लेकर चलते हैं। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के मोदी फैक्टर के खिलाफ तैयारी कर रहे हैं और हम उससे मुकाबला करने को तैयार हैं। देखिए, तैयारी तो जब हम पिछली बार चुनाव हारे थे तो उसके अगले दिन से शुरू हो गई थी, और उसी हिसाब से तैयारी तभी से चल रही है। और समाज सेवा में, राजनीति में, और ख़ास तौर से चुनावी राजनीति में तो निरंतरता रहती है। तो इसलिए तैयारी चल रही थी, लेकिन अब चुनाव जब नज़दीक आए तो और पिछले 4-5 महीनों से तैयारी तेज़ हो गई। और हमारी बूथ लेवल की कमेटी जो हैं हर जगह बनी हुई हैं। जो एक प्रचार होता है कि विपक्ष के लोगों की बूथ कमेटी नहीं होती, तो चाहे एक कोई बड़ी लहर हो, जैसे पिछली बार पुलवामा के आधार पर एक लहर सी बन गई थी मोदी जी के पक्ष में, और उसका जो नतीजा भुगता वो सारे देश ने भुगता। बेरोज़गारी के रूप में नौजवानों ने भुगता, किसानों ने अपनी बर्बादी के रूप में भुगता, महिलाओं ने असुरक्षा के रूप में भुगता। ये सब हम सब जानते हैं। पूरा देश जो है अरबों रुपए के एडिशनल अतिरिक्त कर्ज में डूब गया। ये आप सब ने मीडिया में ही है, मीडिया में लिखा है, गवर्नमेंट के फिगर्स हैं, सरकारी फिगर हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिगर है कि मोदी जी के राज में ये तमाम चीज़ों का जो इन्होंने जिस तरीके के बॉन्ड का इशू हुआ, इन सब की वजह से देश बहुत ज़बरदस्त कर्जे में डूब गया। हमारी जीडीपी का, सकल आय का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा कर्ज के सिर्फ ब्याज में जा रहा है। आप सोचिए ज़रा, ये जो हमारे मनमोहन सिंह जी
उसकी यूपीए की जो सरकार का बजट था, जो राष्ट्र की स्थिति थी, जो बजट की स्थिति थी, जो वित्तीय स्थिति थी, जो जीडीपी की स्थिति थी, आज किस लेवल पे ले आए कि देश की आधी से ज़्यादा आमदनी जो है कर्ज में जा रही है, मूलधन वापस नहीं हो रहा है। तो ये स्थिति इनके है, जानते ही नहीं। वो खुद ही कह चुके हैं एक इंटरव्यू में हमारे एक पत्रकार साथी के कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरी कोई, अब जब पढ़े लिखे नहीं थे तो बाद में एक डिग्री आ गई। अब ये सब चीज़ें माननीय न्यायालय के ऊपर है, तो हम कोई कमेंट तो नहीं करेंगे इसके ऊपर। लेकिन हमारा कहना ये है कि मुकाबला तो निश्चित रूप से, हम ये तो नहीं कहेंगे कि मुकाबले में नहीं है बीजेपी के अलावा और तो कोई चुनाव में है ही नहीं। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती बिजनौर के नुमाइश ग्राउंड पहुंची। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बिजनौर लोकसभा से प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह और नगीना सीट से प्रत्याशी सुरेंद्र पाल के लिए जनता से वोट की अपील की। मायावती ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी भीड़ देखकर मैं निश्चिंत हो गई हूं कि अब की बार आप बिजनौर से हमारे प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह और नगीना प्रत्याशी सुरेंद्र पाल को भारी मतों से वोट देकर विजय बनाने का काम करेंगे। मायावती ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि अब की बार सांप्रदायिक और पूंजीपतियों की मदद करने वाली बीजेपी सरकार भी सत्ता में आने वाली नहीं है। यह जुमलेबाजी की सरकार है, इस बात को जनता समझ चुकी है। बीजेपी के नेता जनता से झूठ बोलने और पूंजीपतियों की मदद करने में 5 साल लगी रही। जनता इन सब चीजों को समझ चुकी है। अन्य विपक्षी दलों के नेताओं पर शिकंजा कसते हुए कहा कि बीजेपी सहित अन्य दलों की सरकारों की अपेक्षा बसपा की सरकार में सभी किसानों को जहां गन्ने का उचित दाम मिला है, किसान भी सरकारों के कामों को देखते हुए अब की बार लोकसभा चुनाव में वोट करेंगे और हमारे प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि आपको अपना वोट केवल बीएसपी के प्रत्याशियों को देना है। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां कलेक्ट्रेट पहुंचकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी देवेश शाक्य ने नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद सपा प्रत्याशी देवेश शाक्य ने बीजेपी पर निशाना साधा। कासगंज जनपद के जो नेता सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, वह भी सपा को ही वोट देंगे। कासगंज में अच्छे मतों से समाजवादी पार्टी जीत रही है। लोकसभा में स्थानीय मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएंगे देवेश शाक्य। बीजेपी के इस बार 200 सीट आना मुश्किल है। मैं एटा के जनता से अपील करना चाहता हूं कि इस बार वो कुशासन के विरोध में सुशासन लाने के लिए अपना मत का प्रयोग करें और सुशासन समाजवादी पार्टी ही लाएगी। आप पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और आप पहले भी राजनीतिक परिवार से आते हैं, आपने काफी राजनीति देखी है, तो क्या संभावनाएं हैं कि यहाँ आप कितने मतों से जीतेंगे और किससे लड़ाई है आपकी? लड़ाई किसी से है ही नहीं। एटा लोकसभा की जनता इस बार पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करना चाहता है। लड़ाई किसी से नहीं। कौन कौन से मुद्दे लेके आप चल रहे हैं? आप क्षेत्र में जा रहे हैं तो क्या वादे कर रहे हैं? आप सांसद बनेंगे तो क्या उनको कौन कौन से वादे हैं? सबसे बड़ी बात तो जो बेरोजगारी है वो चरम पे है और हमारा युवा रोजगार चाहता है। मैं युवाओं को भरोसा दिला रहा हूँ कि अगर समाजवादी पार्टी की इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो सबसे ज्यादा ख्याल युवाओं का रखा जाएगा, जिससे उन्हें रोजगार मिले। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मुस्लिम को लेकर मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, लेकिन किसी भी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में मुसलमानों के बुनियादी मुद्दों पर बात करना तो दूर की बात है, पूरे तौर पर तमाम राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्रों से मुसलमान गायब नजर आ रहा है। राजनीतिक पार्टियों ने अपने घोषणा पत्रों में दूसरे समुदाय के उत्थान और विकास की बातें की हैं, लेकिन किसी ने भी मुसलमानों का उल्लेख नहीं किया। इसमें धर्मनिरपेक्ष का दावा करने वाली पार्टियों की हकीकत सामने आ जाती है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को घोषणा पत्र जारी करने का अधिकार हासिल है, हम इसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन उनसे मुसलमानों के मुद्दों पर बातचीत करने और हमदर्दी का इजहार करने की उम्मीद रखते थे। अब इससे मुसलमानों को बहुत मायूसी हुई है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि 2024 लोकसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों ने मुसलमानों को हाशिए पर डाल दिया है। मुसलमानों को शिकायत उन पार्टियों से नहीं है जिन पार्टियों को वो वोट नहीं देते। मुसलमानों को शिकायत और तकलीफ उन पार्टियों से है जिनको बराबर विधानसभा और लोकसभा में वोट देता आया है। मुसलमानों को अब गंभीरता पूर्वक ऐसी पार्टियों के बारे में सोचना होगा और यही समय फैसला लेने का है और ऐसी पार्टियों के चेहरों से पर्दा उठाने और आईना दिखाने का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल 2024 के लोकसभा के इलेक्शन की खूब जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और तमाम सियासी राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणा पत्र जारी कर रही हैं, मगर इन तमाम
पॉलिटिकल पार्टियों ने, जिन जिन लोगों ने घोषणा पत्र जारी किया है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, इन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के घोषणा पत्र से मुसलमान गायब है। कहीं दूर दूर तक मुसलमानों के बुनियादी मसाइल की कोई जिक्र नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। जबकि इसी देश में रहने वाले और दूसरे तबकात के लोगों को उसमें शामिल किया गया है, मगर अगर नहीं शामिल किया गया है तो वो मुसलमान एक कौम है जिसको शामिल नहीं किया गया। यह निहायत अफसोसनाक बात है कि समाजवादी पार्टी जो मुसलमानों के हमदर्दी का दावा करती है, वो आज बुनियादी मसाइल में मुसलमानों से मुंह चुरा रही है और वो नरम हिंदुत्व की तरफ जा रही है। तो अब मुसलमानों को सोचना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है कि मुसलमान वोट देता है समाजवादी पार्टी को, और समाजवादी पार्टी के लोग जा करके एक एक मुसलमान के दरवाजे पर भाजपा का नाम लेकर के डराते हैं, धमकाते हैं और कहते हैं कि अगर भाजपा आ गई और भाजपा को तुम लोगों ने वोट दे दिया तो फिर आइंदा भविष्य में तुम्हारा यहाँ पे रहना दुभर हो जाएगा, तुम्हारी नागरिकता छीन ली जाएगी, तुम्हारे जान के लाले पड़ेंगे। मगर जब घोषणा पत्र जारी किया सपा ने तो इसमें मुसलमान बिल्कुल सिरे से गायब है। यूपी के मुरादाबाद में पूर्व सीएम अखिलेश यादव के लिए मंच से पुलिस धमकी देने के मामले में सपा प्रत्याशी रुचि वीरा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसके साथ साथ 4 और लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। रुचि वीरा पर 14 अप्रैल की दोपहर में गवर्नमेंट कॉलेज मैदान में अखिलेश यादव की होने वाली जनसभा के दौरान पुलिस अधिकारियों को धमकाने और बीजेपी का एजेंट बताने का आरोप लगा है। सपा प्रत्याशी और अन्य के खिलाफ मुगलपुरा थाना पुलिस ने वीडियो के आधार पर धारा 188, 186, 179, 147, 506 और 353 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। रुचि वीरा समेत 5 लोगों पर पुलिस व्यवस्था और बैरिकेडिंग तोड़ना, सरकारी काम से बाधा, पुलिस को लेकर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा है। रुचि वीरा के अलावा जिन 4 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है उनमें आने वाली शाने अली, सानू, बाबर खान, मोहम्मद गनी, जयवीर यादव का नाम शामिल है। देखिए, हम लोग पहले तो अभी एसपी साहब से मिले। हमारे जो लोग जो चुनाव में मतलब चुनाव लड़ा रहे हैं उनको भयभीत करने के लिए उनके ऊपर झूठे मुकदमे लिखे गए हैं। हमारे एक जो जिनके की फादर भी 2 बार विधायक रह चुके, उनके भाई भी विधायक रह चुके, वो खुद भी जिला पंचायत के मेंबर हैं, उन पर आज तक शायद कभी कोई मुकदमा नहीं लिखा गया, लेकिन परसों उनके ऊपर एक 307 का मुकदमा झूठा लिखा गया है। और जो घटना का समय बताया गया है उस वक्त वो घटना स्थल पे न होके वो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की मीटिंग होने वाली थी वो वहाँ बैठे हुए हैं, और जहाँ की घटना दिखाई है वहाँ से 1.5 घंटे की दूरी है, और घटना के समय पे वो किसी भी तरह से मतलब हम मौजूद नहीं थे, वो उनके कार्यक्रम में बैठे हुए हैं। हमारे पास सब वीडियो रिकॉर्डिंग है, क्योंकि भाई जब प्रोग्राम चल रहा है तो भाई सब जगह वीडियो रिकॉर्डिंग होती ही है, फ़ोटो खींचते ही हैं। तो वो वहाँ मतलब उन पर कहने का मकसद ये है कि 100% उन पर झूठा मुकदमा लिखवाया गया है। एक हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं, उनके ऊपर मुकदमा लिखवाया गया है, पूरी तैयारी है। और अभी मुझे आशंका है कि वोट डलने तक नामालूम कितने मेरे कार्यकर्ताओं पे मुकदमे लिखवाए जाएंगे चुनाव को प्रभावित करने के लिए। डीएम साहब से मैं मिली, पहले हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 14 तारीख में मौसम खराब होने की वजह से प्रोग्राम में नहीं पहुंच पाए थे। लोकसभा चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण मतदान के लिए संभल जनपद की पुलिस ने अनूठी पहल की है। हिस्ट्री शीटर और अपराधी खुद चलकर थानों पर पहुंचे और उन्होंने शपथ लेकर कहा कि वह चुनाव में गड़बड़ी नहीं करेंगे। यदि कोई दूसरा गड़बड़ी करता है तो उसकी सूचना पुलिस को देंगे। दरअसल चुनाव में हिस्ट्री शीटर अपराधी हिंसा फैलाने जैसी वारदातों को अंजाम देते हैं। हिस्ट्री शीटर अपराधी चुनाव में गड़बड़ी ना करे बल्कि पुलिस के मददगार बने, इसके लिए पुलिस अधीक्षक संभल कुलदीप सिंह गुनावत ने अनोखी पहल की। उन्होंने एक खास अभियान चलाकर जनपद के हिस्ट्री शीटर अपराधियों को मोटिवेट किया। इसके बाद ही लगभग 600 हिस्ट्री शीटर अपराधी जनपद के थानों पर पहुंचे और वहां पुलिस अधिकारियों के सामने शपथ लेकर कहा कि वे चुनाव के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी नहीं करेंगे और कोई करता है तो इसकी जानकारी पुलिस को देंगे। जनपद संभल में आगामी लोकसभा के चुनाव के दृष्टिगत हिस्ट्री शीटरों के चेकिंग का अभियान चलाया गया था, जिसमें
जनपद के सभी थानों पर संबंधित हिस्ट्री शीटरों को बुलाया गया और उनको वेरीफाई किया गया। साथ ही साथ उनको चुनाव के समय पर कोई भी आपराधिक कृत्य या चुनाव में व्यवधान न डालने के संबंध में शपथ दिलाई गई। इस अभियान में अभी तक सभी थानों पे लगभग 600 के आसपास एचएस का सत्यापन कर लिया गया है, जो कि आगामी दिनों में लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। संभल में जहां पंचायत राज अधिकारी ने पंचायत सहायिका को सेवा से हटाने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि पिछले काफी समय से पंचायत भवन बंद रहता था। जांच करने के बाद तथ्य सामने आया है। पंचायत सहायिका मुरादाबाद के टीएमयू यूनिवर्सिटी से एएनएम का कोर्स रेगुलर कर रही हैं। आरोप सहायिका ने एएनएम कोर्स करने के लिए विभाग से अनुमति नहीं ली। जनपद में ऐसे लापरवाह पंचायत सहायकों की अब खैर नहीं है। डीपीआरओ का सख्त आदेश है कि कार्रवाई की जाएगी। पंचायत भवन में अनुपस्थित मिलने पर पंचायत सहायकों की सेवा समाप्त होगी। जनपद से लगातार शिकायत मिल रही थी कि शिकायतों के आधार पर डीपीआर सख्त हुए और कार्यवाही के आदेश दिए। विकास खंड अधिकारी को आदेश दिया कि सभी पंचायत घरों को चेक किया जाए। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। था मैं इसके पहले दिन पहली जांच में भी गया था। उस दिन मेरे संज्ञान में भी इस प्रकार कोई प्रकरण नहीं आया था। किस तरह की कार्रवाई की जाएगी सर? किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? उसको 3 नोटिस देकर सेवा से हटाया जाएगा। सेवा से हटाया जाएगा। सर, अधिकतर जनपद में ऐसे ही बहुत सारे मामले हैं, तो इनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है? जब तक मेरे संज्ञान में प्रकरण नहीं आएगा तो मैं इसे बताऊंगा कि कहाँ कितने प्रकरण है। मेरे संज्ञान में जैसे कोई प्रकरण आता है तो अधिकतर पंचायतों की शिकायत रहती है कि बंद रहते हैं, पंचायत सहायक काम समय से कहाँ कार्य नहीं करवाती, तो इसकी क्या वजह माने? पंचायत कार्यालय तो जनरली खुल रहे हैं और जो आप किसी कारण से बंद पाए होंगे तो उसमें कहीं ना कहीं वो सर्वे करने या किसी नए काम करने के लिए जाए। सर, पंचायत सहायक जो है मुरादाबाद टीमों में एनएम का कोर्स कर रही है, लिहाजा इस वजह से बंद रहता है। इसमें हमें भी परेशानी रहती है, सचिव को भी परेशानी रहती है। इसका पिताजी जो है चाय देने से इनकार करता है, सचिव को भी घर जाता है, फिर हमें भी घर जाता है, हमें तो क्षेत्र की भी धमकी देता है। तो आपने इसकी शिकायत की? हमने सर बीडी साहब से शिकायत की लिखी थी जी। उन्होंने भी कोई आगे कहानी नहीं सुनी। फिर एक बार सचिव साहब से भी बोला उन्होंने कि आप अपना ताला लगाओ। सचिव साहब ने ताला तोड़कर साहब उनके कहने से अपना ताला लगा दिया। कार्य हुआ फिर थोड़ा बहुत जितना होना था। उसके बाद में रात के संबंध में तो लड़की के बाप ने अपना ताला सचिव साहब का तोड़ के अपना लगा दिया। चंदौली के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोट गांव के सिवान का मामला है, जहां पर गेहूं की खड़ी फसल में अचानक से आग लग गई। बता दें कि आग इतनी भयानक थी कि आग की चपेट में आकर 20 एकड़ गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। सूचना मिलने पर काफी देर के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड पर तब तक ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत करके आग पर काबू पा लिया। वहीं ग्रामीणों ने देर से पहुंची फायर ब्रिगेड को जमकर लताड़ लगाई। किसानों ने आरोप लगाया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। कानपुर लगातार अपराधियों को सबक सिखाने के लिए ताबड़तोड़ हाफ एनकाउंटर कर गिरफ्तारी कर रहा है। इसी क्रम में सोमवार रात करीब 8 बजे पूर्वी जोन की थाना रेल बाजार पुलिस को सूचना मिली कि एक शातिर गांजा तस्कर अपनी महिला साथी के साथ भाग रहा है। पुलिस ने बदमाश को पकड़ने का प्रयास किया तो बदमाश ने पुलिस पर फायर झोंक दिया। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी और पुलिस ने गांजा तस्कर राजू, जिसके ऊपर 25,000 का इनाम था, और उसकी महिला साथी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मौके पर डीसीपी पूर्वी श्रवण कुमार सिंह, एडीसीपी लखन सिंह, एसीपी कैंट अंजलि विश्वकर्मा भी घटनास्थल पर पहुंची। मीडिया से बातचीत करते हुए डीसीपी पूर्वी श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि 5 अप्रैल को शातिर गांजा तस्कर राजू के द्वारा बड़ी मात्रा में शताब्दी बस में गांजा की तस्करी की जा रही थी, लेकिन पुलिस ने छापेमारी करके गांजा बरामद कर लिया था, जिसकी कीमत करीब 9 लाख थी। वहीं मौके से आरोपी फरार हो गया था, जो कि शातिर किस्म का बदमाश है और अंतर्राज्यीय गैंग का एक सदस्य है, जिसके ऊपर पुलिस ने 25,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। आज पुलिस ने सीओडी पुल के नीचे राजू और उसकी महिला साथी को गिरफ्तार कर लिया। आज देखिए यहाँ पे ये पुल के नीचे मुठभेड़ हुई है और जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है और उसके साथ एक जो लेडीज़ बैठी हुई थी वो भी अरेस्ट हुई है। ये बिना नंबर प्लेट की बाइक थी, जिस बाइक पे ये जा रहे थे। सूचना मिली थी पुलिस को और ये लोग लगे हुए थे, पुलिस सर्विलांस टीम, रेल बाज़ार की टीम, हमारे एसीपी, सभी लोग। ये जो पूरा घटना है, ये जो एक्यूज है जिसको पुलिस से मुठभेड़ हुई है, इसका नाम है मितमन उर्फ राजू, वेस्ट चंपारण का रहने वाला है। और 5 अप्रैल को, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे एक जो शताब्दी ट्रेवल्स थे उससे एक बैग में, अटैची में करीब 7 लाख का गांजा बरामद हुआ था। ये सूचना मिली थी पुलिस को, पुलिस टीम गई
तो ये क्रिमिनल भाग गए थे, लेकिन उसमें मोबाइल और वो पूरा का पूरा गांजा बरामद हुआ था। तो उसकी लिखा पढ़ी हुई, मुकदमा पंजीकृत हुआ और तभी से सर्विलांस की टीम और रेल बाज़ार पुलिस लगी हुई थी। इसके चक्कर में कई स्टेट में भी गए। फिर फाइनली फिर इनका मूवमेंट हुआ दोबारा यहाँ पे चीज़ों को सप्लाई करने के लिए। उसी दौरान जो पुलिस की सूचना थी, ये लोग लगे हुए थे और जब रोकने का इंटरसेप्ट किया तो उन्होंने फायरिंग की। फिर जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी है। बाकी पुलिस कार्रवाई कर रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अब बने रहे एन भारत के साथ। नमस्कार।